जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रहित में शिक्षा, दिस इज नीरज कुमार। तो दोस्तों, आप फिर से देख रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर को। तो आज जो है हम लोग इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग का आज का जो वीडियो होगा वो बायोलॉजी विषय पर होगा। तो साइंस का बायोलॉजी विषय से आज हम लोग 160 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इस यूट्यूब में इस वीडियो में बने रहेंगे, तथा अगर फर्स्ट टाइम जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, चूँकि हम लोग को बहुत सारा प्रश्नों के बारे में चर्चा करना है, तो थोड़ा सा जल्दी वीडियो को करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जो है जल्दी से वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है, सिंपल सा सवाल, पत्तियों में होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा कितना होता है। तो मानव रक्त में जो उपस्थित यूरिया होता है उसका लगभग सामान्य मात्रा जो होता है 20 mg होता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत जल ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है। श्वसन क्रिया के दौरान कितना प्रतिशत ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20%। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है देखेंगे। कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग होता है जो संबंधित होता है। तो वृक्क जो होता है वो एक तंत्र जो होता है जो संबंधित होता है उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के वायु भागों से जल का निष्कासन किस क्रिया के द्वारा होता है। तो पौधों के वायु भागों से जल का जो निष्कासन होता है वो होता है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया से। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर से ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर से ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है श्वसन। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो वह कौन सी प्रक्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य होता है। तो वह होता है श्वसन। श्वसन जो है वो समस्त जीवों के लिए अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो सिंपल सा सवाल, मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 वेस्म पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कि यहाँ कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगमी होती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो दही के जमने के लिए किण्वन की प्रक्रिया होती है। इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर में वृद्धि, टूटे फूटे की मरम्मत। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही चला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि मानव डायलिसिस की थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है वो नेफ्रॉन होती है। इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ए के साथ। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि मत्स्य का श्वसन अंग क्या है। तो मछली जो होता है वो गिल्स गलफड़े से सांस लेती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि पौधों में गैसों का निष्कासन के लिए
किस क्रिया का उपयोग, कौन सा क्रिया उपयोगी होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो होता है उपयोगी होता है वो विसरण क्रिया होता है। इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा बी के साथ, विसरण। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है, जो पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक जो होते हैं उसमें पोषण की जो होती है कौन सी पोषण होती है? तो कवक में जो होता है मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित होता है? तो रेजिन और गोंद जो होता है वो कहाँ संचित होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है उपचयन अभिक्रिया। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक माना जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो उत्सर्जी अंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो वृक्क को जो है उत्सर्जी अंग कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर ए के साथ चला जाएगा। अगला कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं जो होती है वो पत्तियों में पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो इथाइल एल्कोहल जो है वो किस प्रकार के शोषण से बनता है? तो इथाइल एल्कोहल जो है वो अवायवीय शोषण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। बहुत से लोग जो है ऑप्शन नंबर बी श्वसन पर मार देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए श्वासोच्छ्वास ये सही चला जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो रक्त में आयरन की कमी से सिंपल सा सवाल एनीमिया बीमारी होता है। अगला सवाल पादप जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप जाइलम जो होता है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है चला जाएगा ए के साथ। अगला प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन कैसे बनी रहती है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण जरूरी होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। तो अगला सवाल क्या कहता है कि स्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमेटा जिसको छिद्र बोलते हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, स्टोमेटा जो रंध्र जो होता है वो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ए के साथ बी के साथ चला जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसको हम उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों एक ही चीज होता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए स्वपोषी पोषण के लिए जो होता है वो क्लोरोफिल भी जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी जरूरी होता है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वपोषी पोषण के लिए इन तीनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहलाता है। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 33 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ जो होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ जो होती है वो अमाशय में पाई जाती है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो कॉकरोच में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा तथा दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? कि पौधों में जो गाढ़ा और दूधिया उत्सर्जी पदार्थ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको लैटेक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो होता है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया हमारे रक्त में यकृत से प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण होता है तो सिंपल सी बात, प्रकाश संश्लेषण जो होता है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अर्थात दिन में होता है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो पादप में फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम का काम होता है भोजन का वहन करना, यानी कि भोजन को पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो फ्लोएम उत्तक करता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे जो द्रव होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो रक्त में हल्के पीले रंग के जो चिपचिपे द्रव होते हैं उसको प्लाज्मा या प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल करें कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है लीवर। इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल आवश्यक होता है, लेकिन स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक नहीं होता है। तो ये ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो अमीबा जो होता है अपने भोजन का अंतर्ग्रहण उत्पाद के माध्यम से करता है। फिलहाल इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। आगे चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा कण सहायक होता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त बिम्बाणु या प्लेटलेटस। इसको प्लेटलेटस भी बोलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मछली के जो हृदय होते हैं उसमें 2 कोष्ठक होते हैं। इस प्रश्न का आंसर फिलहाल ए के साथ चला जाएगा। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट बोल रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के आहार नाल की जो अपेंडिक्स है उसको अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर फिलहाल बी के साथ चला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु जो कठोर परत पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो दांत की जो सबसे कठोर परत जो होती है उसको इनेमल के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, जीव द्रव्य। नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि और जनन के लिए करते हैं तो इसको कहा जाता है पोषण। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा कि ग्वाइटर अथवा घेघा रोग पनपता है। तो ग्वाइटर अथवा घेघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से पनपता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि थायरोक्सिन का श्रवण कहाँ से होता है। थायरोक्सिन का जो श्रवण जो होता है वो कहाँ से होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि थायरोक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि से निकलता है। फिलहाल ए के साथ चला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला 53 नंबर कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली होती है। मानव में डायलिसिस थैली होती है तो कौन सी होती है। तो नेफ्रॉन। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। भोजन का पचना जो है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है।
तो फल बेचने वाले यानी कि फल को पकाने के लिए किस पादप नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर फिलहाल चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, इथाइलिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है? तो फिलहाल 56 नंबर प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होते हैं, दोनों ओर ऊपर स्थित होते हैं? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर की ओर स्थित होते हैं? फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, एड्रीनल। अगले सवाल पे आते हैं। जीवों की ध्वनि ग्रहण करने की संवेदी अंग होते हैं। तो जीवों को ध्वनि ग्रहण करने के जो संवेदी अंग होते हैं वो श्रवणग्राही अंग होते हैं। इस प्रश्न का आंसर फिलहाल सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो होता है वो होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगले सवाल पे आते हैं। बोल रहा है, बहुत बढ़िया सवाल, कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्टिक दरार कहा जाता है या सिनेप्स कहा जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो है सोचने के लिए उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए उत्तरदायी और शरीर को संतुलित करने के लिए उत्तरदायी होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप जो होता है वो मेरुरज्जु में बनता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, मेरुरज्जु। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि जो होता है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो पत्तियों का मुरझाना जो होता है एब्सिसिक अम्ल के कमी के कारण होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, एब्सिसिक अम्ल। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जड़ अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ जो होता है नीचे की दिशा में वृद्धि करता है। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन। यानी कि जड़ जो होता है नीचे की दिशा में गुरुत्व की दिशा में वृद्धि करता है, इसलिए गुरुत्वानुवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक यानी जो हमारी इच्छा के आधार पर नहीं होती, वो कौन सी क्रिया जो हमारी इच्छा के आधार पर नहीं होती है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है, खैर है ना, यानी कि ऐच्छिक क्रिया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। यानी चबाना जो होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, जबकि वमन करना, लार लाना और हृदय का धड़कना जो है वो अनैच्छिक क्रिया है, वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? तो अवटु ग्रंथि को जो है थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जो जरूरी होता है वो है सोडियम। देखिए सोडियम की जरूरत पड़ती है, सोडियम धातु की जरूरत पड़ती है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो मस्तिष्क की कौन सी भाग जो होता है शरीर के स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, अनुमस्तिष्क। अगला सवाल कह रहा है कि पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन सहायक होता है। तो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो होता है वो सहायक होता है किस चीज़ के लिए? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए तो प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंकुचन गति किस पौधों पर प्रमाणित की जाती है? तो अंकुचन गति जो होती है छुई मुई के पौधों पर प्रमाणित किया जाता है, जिसको लजवंती का पौधा भी कहा जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्क किस तंत्र का भाग होता है? तो वृक्क जो है, सिंपल सा सवाल और बहुत ही बढ़िया सवाल, उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन की कमी से
कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो सिंपल सा सवाल, इंसुलिन की कमी से जो है शुगर यानी कि चीनी, जिसे मधुमेह के नाम से जाना जाता है, मधुमेह नामक रोग होता है। इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, मधुमेह। अगले सवाल, ये भी पादप हार्मोन है, कौन सा? तो ऑक्सीजन। पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया के लिए सहायक होता है? तो ऑक्सीजन पादप हार्मोन जो होता है वो पौधों में वृद्धि के लिए सहायक होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, वृद्धि में। अगला सवाल कह रहा है, इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है? तो मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 74 नंबर प्रश्न का, तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रेडियाल, ये तीनों के तीनों जो है मादा जनन हार्मोन है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल कर रहा है कि कुछ जानवर जुगाली करते हैं। तो कुछ जानवर जुगाली क्यों करते हैं? तो जानवरों को जुगाली करने के पीछे कारण यह होता है कि वो भोजन को पचाने के लिए जो है जुगाली करते हैं। प्रश्न 75 का जो आंसर हो जाएगा बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रुधिर दाब का हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के कारण बढ़ता है? फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल हार्मोन के कारण। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो तंत्रिका और रसायनों के द्वारा होता है। तो फिलहाल जो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला सवाल कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड जो है किस तरह का रसायन है? तो एब्सिसिक जो एसिड है वो पादप हार्मोन है और किस प्रकार का रसायन है? तो फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि रोधक। यानी कि एब्सिसिक हार्मोन के आ जाने से क्या होता है? पौधों की वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों के द्वारा होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा का जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो है नर जनन तंत्र का भाग होता है, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है? तो पपीता जो होता है वो एक लिंगी पादप कहलाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग है। तो फूलों में जो नर प्रजनन अंग होता है वो पुंकेसर होता है और मादा प्रजनन अंग को स्त्रीकेसर के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विविखंडन होता है। तो द्विविखंडन किस में होता है? तो द्विविखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल कह रहा है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग से कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम के कौन से भाग से कायिक प्रवर्धन होता है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? पत्तियां। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो मानव मादा में जो निषेचन का भाग होता है वो फेलोपियन नलिका होता है। इस प्रश्न का आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो तना द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? तो तना द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन होता है पुदीना में, हल्दी में और अदरक में। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो ये जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्तियों द्वारा, तीनों के तीनों द्वारा जो होता है कायिक प्रवर्धन संभव होता है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परागकोश में होता है। तो परागकोश में क्या होता है? सिंपल सी बात, परागकोश में परागकण पाया जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो एड्स रोग का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असुरक्षित यौन संपर्क। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग जो है वो फल में बदलता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फूल का जो अंडाशय होता है वो फल में बदलता है। अगला क्वेश्चन 92 कह रहा है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किसकी, तो लैंगिक जनन में नर और स्त्री दोनों जनन अंगों की आवश्यकता होती है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है, पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है तो पुरुषों में क्या होता है, तो दाढ़ी तथा मूछ उगने लगता है, कंठ का फूलना, मांसपेशियों में उभार आना, अर्थात ये तीनों के तीनों लक्षण जो होता है मानव में यौनारंभ के समय दिखाई देता है। अतः इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब स्त्रियों में यौनारंभ का लक्षण है, तो स्त्रियों में यौनारंभ का जो लक्षण होता है उसमें क्या होता है, स्तनों में वृद्धि होती है, नितंबों में उभार आता है तथा रजोधर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है। सिंपल सा सवाल, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जनन अंग किस आयु में, तो 18 वर्ष की आयु में जो है परिपक्व और क्रियाशील हो जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु जो है नर प्रजनन तंत्र का एक भाग होता है। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है, जबकि गर्भाशय और अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फिलहाल ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। अगला सवाल कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा जो होता है पाया जाता है स्त्रियों में, यानी कि स्त्रियों में देखा जाए तो XX गुणसूत्र पाया जाता है, तो पूर्ण गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, स्त्रियों में। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कि माँ के रुधिर में पोषण मिलता है, माँ के रुधिर में किसको पोषण मिलता है, तो माँ के रुधिर में जो है भ्रूण को पोषण मिलता है। सो प्रश्न संख्या 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण को। अगला सवाल क्या कहता है कि मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है, तो मानव मादा में गर्भकाल का जो समय होता है 280 दिन अर्थात 9 महीना होता है। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं क्या कहलाता है, तो जीव अपने जैसे संतान उत्पन्न करती है इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बोला है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व और अंडाणु कितने दिन अंडाशय से बाहर निकलता है, कितने दिनों में अंडाशय से बाहर निकलता है। तो सिंपल सा सवाल, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 दिन में जो होते हैं अंडाणु परिपक्व होकर के अंडाशय से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस, ये तीनों के तीनों जो है लैंगिक जनन संचारित रोग हैं, परंतु टाइफाइड जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। सो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टाइफाइड, जो दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होता है। अगला सवाल कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, डार्विन ने लिखी थी। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब जोड़ा की बात हो तो 23 जोड़ा, और ऐसे अगर कहा है कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 दूनी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला सवाल 107 बोला कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। कीटों के और चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो समवृत्तीय अंग कहलाते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवृत्तीय अंग। अगला सवाल कह रहा है कि गुणसूत्र बने होते हैं,
तो गुणसूत्र किस चीज़ के बने होते हैं? तो गुणसूत्र जो होता है डीएनए, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल कहता है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द की प्रस्तुति किसने की? जीन शब्द किसने दिया? तो जीन शब्द जो है जॉनसन ने दिया था। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन महोदय ने। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी कि मदा एनोफिलीज मच्छर जो होता है किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो गंदा जल में होते हैं। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं, डेंगू बीमारी उत्पन्न करने वाले मच्छर वो कैसे जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं साफ जल में। ठीक है, सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साफ जल। और मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो गंदे जल में पनपते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण कौन सा है? तो समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ये समजात अंगों का उदाहरण है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विकासित दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है? तो हमारी सबसे अधिक समानता किससे? तो वो चिंपैंजी से। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, चिंपैंजी। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? सिंपल सा सवाल, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो है मटर के पौधे का चयन किया था। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कह रहा है कि एकल संस्करण क्रॉस के फलस्वरूप लंबे और नाटे पौधे का अनुपात कितना था? मेंडल ने कितना लिया था? तो फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, और ऑप्शन नंबर बी के साथ, 3:1। अगला सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, कह रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने बताया था कि स्त्रियों में जो होते हैं वो XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY गुणसूत्र पाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत का परिकल्पना किसने की थी? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने की थी? फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ए के साथ, डार्विन महोदय ने की थी। नेक्स्ट है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम सब कोई जानते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, होमो सेपियंस। अगला सवाल क्या कहता है कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव जो है अफ्रीका महादेश में सबसे पहले हुआ था। सो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में चला जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियमों का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किए थे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को समझाने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे लामार्क। सो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लामार्क। अगला, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? किसी जीव की जीन संरचना जो है उस जीव का जीन प्रारूप और जीनोटाइप दोनों कहलाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं, और वो अगर व्यक्तिगत जीवन में देखा जाए तो वो क्या थे? तो वह एक पादरी थे। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया कि अनुवांशिकी के जनक जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता और अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे अनुवांशिकी विज्ञान कहा जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, अनुवांशिकी। नेक्स्ट, निम्न में कौन जैव निम्नीकरणीय पदार्थ यानी कि जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो निम्न में कौन है? तो ये जो है कागज जो है वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पे आंसर गलत दिया है, सॉरी, आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो DDT जो होता है वो
जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होता है स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, यानी कि जल में जो आहार श्रृंखला होता है वो कौन है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जलीय आहार श्रृंखला के रूप में अगर देखा जाए तो हमारा ये हो जाएगा कि शैवाल, जलीय कीट और मछली। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? तो उपभोक्ता कौन है? तो जंगली जीव जो उत्पादकों को खाते हैं। सो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सिंपल सा सवाल, प्रकृति में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। अगला CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो मृत शरीर को जो पचाने वाले जीव होते हैं उसको अपघटक जीव कहते हैं। सो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वनों की सबसे अधिक कटाई का परिणाम क्या है? तो पेड़ों की सबसे अधिक कटाई का परिणाम है कम वर्षा होना, भूस्खलन होना, भूमि अपरदन तथा बाढ़। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट सवाल कि वैसे जीव जो पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? जो पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उसे सर्वभक्षी या सर्वाहारी कहते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? तो जीवाणु और कवक जो होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। सो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल जो है, ओजोन परत जो है वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो वृक्षों को संरक्षित करना था। अगला सवाल कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत जो है जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल तीनों आते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो उपभोक्ता को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें कौन सर्वाहारी जीव है, यानी कि जो सब कुछ खाता है। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों हो जाएगा। मनुष्य और तिलचट्टा जो है वो सर्वाहारी जीव है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी एवं सी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संसाधनों में किसे संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम और वन तीनों का जो है संपोषित रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है कह रहा है कि विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो विश्व में लगभग 70% भागों में जल पाया जाता है। सो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी 70% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो सब कुछ जानते हैं गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, लगभग 2500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं केचुआ, कृमि और हाइड्रा ये तीनों के तीनों उभयलिंगी है, जबकि मछली जो है वो उभयलिंगी जीव जो नहीं है। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को नम क्षेत्र कहते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नम क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश की जो स्थलीय सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको कुल्लह कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का अग्रणी नेता कौन थे? तो इसका सिंपल सा जवाब होगा, चिपको आंदोलन का जो अग्रणी नेता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। नेक्स्ट कह रहा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो जल दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कोलीफॉर्म जो होता है वो मनुष्य के शरीर में आंत में पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कि भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना जो है 1970 में प्रारंभ की थी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है? कुआं है। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चल रहे हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर कौन से हैं? तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो 3 प्रकार के आर है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम, कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको चेक डैम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि कौन कौन? तो यहाँ पर देख सकते हैं केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, ऑप्शन नंबर बी केवल वनस्पतियों के मृत शरीर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सागरीय प्राणियों के मृत शरीर द्वारा। यानी कि तीनों के तीनों जो होंगे सभी सही होंगे। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कह रहा है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं उसको जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। और आज की इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वनों के संरक्षण की निम्न में किस प्रक्रिया को नियंत्रित करना आवश्यक होता है? तो वनों के संरक्षण के लिए हमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण और खनन तीनों पर रोक लगाना होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अभी 160 प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। ठीक है, तो आपने 160 प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल की। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस पर एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,